आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9:30 बजने वाले हैं। जी सलाम पर वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराते हैं आलमी खबरों से बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं आलमी खबरों का सिलसिला हेडलाइंस के साथ। शुमाली कोरिया ने अपने जौहरी टेस्ट सेंटर को बंद करने का अमल किया शुरू। बैनों ने मुल्क के दर्जनों सहाफियों को किया मदऊ। वहीं अमेरिका ने शुमाली कोरिया को फिर दी धमकी। ईरान ने अमेरिका की नई हिकमत अमली को किया मुस्तरद। सदर हसन रूहानी ने कहा, अमेरिका कौन होता है दुनिया का फैसला करने वाला। वहीं तुर्की के सदर ने भी अमेरिका पर बोला हमला। गाजा में कत्लेआम के खिलाफ फिलिस्तीनी हुक्काम पहुंचे बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत। इसराइल के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। इसराइल ने इल्जामात को किया मुस्तरद। अफगानिस्तान के जुनूबी शहर कंधार में कार बम धमाका, कम से कम 16 अफराद हलाक, 38 लोग जख्मी। हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल। तालिबान पर हमले का शक। और अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा उनकी अहलिया बने एंटरटेनर। अमेरिकी स्ट्रीमिंग चैनल नेटफ्लिक्स से किया करार, पेश करेंगे टीवी प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्री। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते और सबसे पहले बात शुमाली कोरिया की, जिसने अपने जौहरी टेस्ट सेंटर को बंद करना शुरू कर दिया है। बैरून मुल्क से आए करीब 2 दर्जन सहाफी भी शुमाली कोरिया की एक जौहरी टेस्ट साइट बंद होने के गवाह बने। उधर अमेरिका ने शुमाली कोरिया को एक बार फिर से धमकी दी कि अगर ट्रंप किम मुलाकात से कबल किसी तरह की साजिश हुई तो अंजाम बुरा होगा। शुमाली कोरिया लगातार अपने शबीह बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में शुमाली कोरिया ने अपने जौहरी टेस्ट सेंटर को बंद करना शुरू कर दिया है। ऑब्जर्वर के तौर पर शुमाली कोरिया ने बैरूनी मुल्क के तकरीबन 2 दर्जन सहाफी को मदऊ किया, ताकि वो दुनिया को बता सकें कि प्योंगयांग ने अपना जौहरी प्रोग्राम बंद कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के सहाफियों और किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट या माहिरीन को नहीं बुलाया। Well, we'll see what we see in there. If they dismantle the nuclear site, as they say they're going to do, it should be an extraordinary trip. Are you concerned about radiation? I've worked in Fukushima and other places where you just take all the precautions you can and try to stay safe. वहीं 12 जून को सिंगापुर में ट्रंप किम की मुजव्वज़ा मुलाकात पर तजब्बुब के हालात बने हुए हैं। शुमाली कोरिया धमकी दे चुका है कि अगर उन्हें मुकम्मल तौर पर जौहरी प्रोग्राम बंद करने के लिए एक तरफा दबाव बनाया गया तो वे इस मुलाकात को मनसूख कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने मुलाकात से पहले किसी भी तरह की साजिश को लेकर शुमाली कोरिया को इंतबाह दिया है। अमेरिका के नायब सदर पेंस ने कहा है कि अगर शुमाली कोरिया ट्रंप और किम की मुलाकात को लेकर किसी तरह की साजिश करता है तो इसका अंजाम बुरा होगा। It would be a great mistake for Kim Jong-un to think he could play Donald Trump. So clearly the president's still willing to walk away. Well, there's no question. But look, it's we hope for better. Right. We really hope that Kim Jong-un will seize the opportunity to dismantle his nuclear weapons program and do so by peaceable means. उधर ट्रंप किम मुलाकात से कबल जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। जराये के मुताबिक इन दोनों लीडरों ने आइंदा 12 जून को सिंगापुर में होने वाले वॉशिंगटन प्योंगयांग मुज़ाकरात पर बातचीत की। वाज़ेह रहे कि जनूबी कोरिया की कोशिशों से ही ट्रंप और किम की मुजव्वज़ा मुलाकात तय हुई है। अमेरिका और जनूबी कोरिया चाहते हैं कि किसी भी तरह शुमाली कोरिया को मुज़ाकरात के टेबल पर लाया जाए, लेकिन जिस तरह जुबानी जंग तेज हो गई है उससे ट्रंप और किम की मुलाकात पर खदशात के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इधर पूरी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट लखन लाल मेहरोत्रा साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। लखन सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, शुमाली कोरिया ने अपने न्यूक्लियर साइट को बंद करना शुरू कर दिया है। क्या दुनिया किम जोंग पर यकीन कर सकती है? क्या नॉर्थ कोरिया कभी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ सकता है? देखिए, वो
एकदम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर उनको ये लगेगा कि ट्रम्प आगे बढ़ के और उनकी बाकी सारी शर्तें मान जाएं, जैसे कि साउथ कोरिया में भी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको भी हटा लिया जाए और उसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो जाए, और किम को एक ऐसा पैकेज मिल जाए कि जिससे उनके लोगों की आर्थिक व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि समझौता दूर नहीं है बहुत। और जो बीच बीच की नोकझोंक है उसमें कई मुद्दे हैं, जैसे चीन का भी मुद्दा है। चीन ने किम का हाथ रोक रखा होगा, ऐसा मेरा अंदाज है, जब तक कि उनके व्यापार के मुद्दे में अमेरिका और चीन का समझौता नहीं हो जाता। अच्छा। अब कल वो समझौता हो गया है और ये बड़ी चीज है, और दोनों में, चीन में और अमेरिका में व्यापारिक रिलेशन बिल्कुल मामूली तौर पे चलेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से अब वो चीन भी किम का हाथ रोकेंगे नहीं, कहेंगे कि भाई जो शर्तें उन्होंने रखी हैं उसमें से ज्यादा तुम मान लो और आगे बढ़ो। तो मैं सोचता हूं कि इस वक्त तो मुझे ये नहीं लगता कि 12 तारीख की मीटिंग नहीं हो पाएगी अगले महीने। मुझे तो यही लगता है कि जो किम भी और ट्रम्प दोनों यही चाहेंगे कि वो मीटिंग बराबर बनी रहे और हो। लेकिन सर, ट्रंप की मुलाकात को लेकर के भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका ने धमकी भी दी, इस मुलाकात को लेकर किसी तरह की साजिश हुई तो संगीन नताइज होंगे, इस तरह की धमकी हो रही है। लेकिन क्या धमकी और बातचीत मुमकिन है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बातचीत होगी, लेकिन इधर धमकी भी हो रही है। लेकिन ये धमकी तो किम को सही रास्ते पर रखने के लिए हो रही है। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं सर कि किम जो है वो गलत रास्ते पर है, जैसा कि डर अमेरिका जाहिर कर रहा है कुछ? नहीं, किम ने तो कहा है कि भाई अगर अमेरिका हमको परेशान करेगा पहले से ही तो ये मीटिंग कैसे होगी। तो ये किम ने तो बिल्कुल साफ कह दिया है कि मैं जो है, अब आप ये चाहते हैं कि अकेला मैं डीन्यूक्लियराइज करूं और दूसरे लोग बिल्कुल पहले की तरह मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते रहें और न्यूक्लियर अणुबम भी मेरी छाती पे बरसाते रहें और उनकी नोक मेरे सामने लगी रहे, तो ये मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे ये ऐसा अंदाज लगता है कि ट्रम्प अपने पास में कुछ ऐसे प्रस्ताव लेके जा रहे हैं कि किम को कि ये जो शक व शुबा है इसमें कुछ उनको थोड़ा संतोष मिलेगा। लेकिन सर, जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन अमेरिका दौरे पर हैं, क्या वो ट्रंप को मुलाकात के लिए मनाने गए या कोई दूसरी हिकमत अमली भी अपनाई जा रही है, कोई दूसरी स्ट्रेटजी की जा रही है? देखिए, मून जो हैं उनके दो मुद्दे वो सामने रख रहे हैं ट्रम्प के। एक तो ये क्योंकि मून ने खुद ट्रम्प को ये बताया है कि ये किम तैयार हैं समझौते के लिए, तो मून उससे वापस तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन मून अब ये बात करेंगे ट्रम्प से कि जो किम की साउथ कोरिया को डीन्यूक्लियराइज करने की शर्तें हैं उसमें आप कितना आगे बढ़ के काम करना चाहती है। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा मून और ट्रम्प की बातचीत में यही होगा, मेरा ये अंदाज है। ये कोशिश होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए आपका सर। बढ़ते खबरों में आके, ईरान ने इधर अमेरिका की जानिब से सख्त तरीन इक्तिसादी और मुआशी पाबंदियों के निफाज से मुतालिक नई हिकमत अमली मुस्तरद कर दी है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने दरअसल अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो की जानिब से तेहरान के खिलाफ कड़ी पाबंदियां आयद किए जाने के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका कौन होता है बाकी दुनिया के लिए फैसला करने वाला। ईरानी सदर ने कहा कि आज की दुनिया यह कबूल नहीं करेगी कि अमेरिका उनकी किस्मत का फैसला करे। उन्होंने यह कहा कि ईरान एक आजाद मुल्क है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे। रूहानी ने यह भी कहा कि ईरानी अवाम के हक में जो भी बेहतर होगा हुकूमत वो फैसला करेगी। वाज़ेह है कि अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब इसी महीने सदर ट्रंप ने साल 2015 में तय पाने वाले ईरानी जौहरी मुआहदे से अलहदगी का ऐलान कर लिया था। इधर तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने भी जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक पर इल्जाम आयद किया है कि वो दुनिया को धमका रहे हैं। तुर्की सदर का इशारा दरअसल अमेरिका की तरफ था और इस्तांबुल में
एक इफ्तार पार्टी के खिताब करते हुए तैयब अर्दगान ने यह कहा कि 15,000 से ज्यादा जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक जब न्यूक्लियर पावर स्टेशन को एक खतरे के तौर पर उसको देखते हैं तो बैनुल अक़वामी बरादरी में उनकी कोई साख बाकी नहीं रह जाती। तुर्क सदर ने मशरिक़ वुस्ता को जौहरी हथियारों से पाक करने की जरूरत पर जोर दिया। वाज़ेह है कि मशरिक़ वुस्ता में जौहरी हथियार सिर्फ इसराइल के पास है, लेकिन अमेरिका ईरान पर बिला वजह निशाना बना रहा है। जिसके पास 15,000 से ज्यादा जौहरी हथियार हैं, वो दुनिया को धमका रहा है। जब वो इसका खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ममालिक जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, वो उसे कैसे धमका सकते हैं? जिनके पास जौहरी हथियार हैं, वो दूसरे ममालिक के न्यूक्लियर पावर स्टेशन को खतरा मान रहे हैं। ये कितनी मज़ाक़खेज़ बात है। तुर्की पुराने इशू जिनमें ईरान जौहरी मसले भी शामिल हैं को फिर से जिंदा करने के हक में नहीं है। मैं मशरिक़ वुस्ता को जौहरी हथियारों से पाक रखने के हक में हूँ। और इधर तुर्की में जमहूरी हुकूमत का तख्ता पलटने के इल्जाम में कोर्ट ने 104 फौजियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर दरअसल 2016 में हुकूमत का तख्ता पलटने का इल्जाम लगा था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने पुलिस ने अमेरिका में रह रहे स्कॉलर फतुल्लाह गुलेन से रिश्ता रखने के इल्जाम में 150 फौजियों को गिरफ्तार किया था। तुर्की हुकूमत तभी से गुलेन के हिमायतियों के खिलाफ मुहिम चला रही है। तुर्की का इल्जाम है कि गुलेन ने जुलाई 2016 में एर्दोगान सरकार के तख्ता पलट की कोशिश की थी, जिसे हुकूमत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाम कर दिया था। इस क्रू में 250 लोगों की जान भी चली गई। गुलेन ने दरअसल तख्ता पलट के इल्जामात से इन सब के बीच इनकार भी किया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फिलिस्तीनी हुक्काम ने बैनुल अक़वामी अदालत से दरअसल गाज़ा में हुए तशद्दुद की जांच का मुतालबा किया है और फिलिस्तीनी वजीर खारजा रियाज अल मालिकी ने हेग में क़याम बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से मुतालबा किया है कि वो गाज़ा में इसराइली अफवाज के जरिए फिलिस्तीनियों के कत्ले आम की तहकीकात करे। आलमी फौजदारी अदालत 2015 से फिलिस्तीनी इलाकों में मुबैना जराइम के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात का सिलसिला शुरू किए हुए है। तहकीकात में इसराइल की आबादकारी पॉलिसी और 2014 के गाजा तनाज़े में फरीकैन के तरफ से किए जाने वाले मुबैना जराइम के जो मामलात हैं वो भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि 4 मार्च को गाजा और इसराइल के सरहद पर जारी मुजाहिरों के नतीजे में अब तक 200 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। फिलिस्तीनी शहरी अमेरिकी सिफारत खाने की तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकली के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं। और फिलिस्तीनी हुक्काम ने अब इस पर बैनुल अक़वामी अदालत से गाजा में हुए तशद्दुद की जांच का मुतालबा किया है और वजीर खारजा रियाज अल मालिकी हेग में कायम बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से उन्होंने मुतालबा किया कि वो इस पूरे मामले को देखें। The 22nd of May 2018, the state of Palestine took an important and historic step towards justice for the Palestinian people, who continue to suffer from ongoing, widespread and systematic crimes. On behalf of the Palestinian people, the State of Palestine exercised its right as state party to the Rome Statute to refer the situation of Palestine to the International Criminal Court for immediate investigation. उधर अफगानिस्तान के जनूबी शहर कंधार में हुए एक धमाके में कम से कम 16 अफराद मारे गए, जबकि 38 दीगर जख्मी हो गए। यह धमाका उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी अफवाज एक बम को नाकारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। कंधार के मीरवाइज अस्पताल के चीफ डॉक्टर नेहमत बराक ने यह बताया कि 16 लोग मारे गए और 38 जख्मी हो गए। जख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूबाई हुकूमत के तर्जुमान दाऊद अहमदी 16 हलाकतों की तस्दीक करते हुए ये बता रहे हैं कि मरने वालों में 4 सिक्योरिटी अफवाज और कम से कम 5 बच्चे शामिल हैं।
धमाका इतना जोरदार था कि खाली कराए गए इलाके के पास से गुजर रहे लोग भी इससे मुतासिर हो गए। और अहमदी ने बताया कि जाए वारदात के पास से ही सिक्योरिटी अफवाज को गोला बारूद का जखीरा, रॉकेट से छोड़े जाने वाली ग्रेनेड, खुदकश जैकेट और भी दूसरे सामान मिले। अब तक किसी भी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इधर शामी अफवाज ने दमिश्क के मज़ाफाती इलाकों को इस्लामिक स्टेट से पूरी तरह से आजाद करा लिया है। यह बशर अल असद हुकूमत के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दमिश्क को दाइश के चंगुल से आजाद करवाने में अफवाज को 7 साल लग गए। दहशतगर्दों के कब्जे से छूटने के बाद दमिश्क की जो बदहाल सूरत सामने आई है वो किसी को भी रुला देने के लिए काफी है। 7 बरसों तक चली इस लड़ाई में दमिश्क की इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं। हजारों लोग शहर छोड़ करके जा चुके हैं। सरकार की तरफ से भी अब इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि दमिश्क अब पूरी तरह से दाइश से पाक हो गया है। इधर मलेशिया की इंसदाद बैनुल अक़वामी एजेंसी ने साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक से करोड़ों रुपए के घपले के मामले में पूछताछ की और मलेशिया इंसदाद बदउनवानी कमीशन ने इस पूछताछ के लिए नजीब को अपने दफ्तर बुलाया और MACC के चीफ शुक्री अब्दुल ने यह कहा कि बदउनवानी का यह छोटा सा हिस्सा है जिसकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि नजीब को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया, अभी उन पर इल्जामात तय नहीं किए गए हैं। इधर थाईलैंड में मिलिट्री के जरिए तख्ता पलट की 4थी सालगिरह पर हजारों लोगों ने राजधानी बैंकॉक में मुजाहिरा किया। कई जगह मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़प की भी खबर है। एहतजाज कर रहे लोगों का यह कहना है कि मिलिट्री हुकूमत जल्द से जल्द मुल्क में इंतखाबात करवाए। इन दिनों बैंकॉक की थैमसैट यूनिवर्सिटी एहतजाजियों का गढ़ बनी हुई है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जीना हास्पिल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर के ओहदे का हलफ उठा लिया है और इसी के साथ वो CIA के 71 साल की तारीख में खुफिया एजेंसी की कमान संभालने वाली पहली खातून बन गई हैं। वर्जीनिया के लांचली शहर में वाक़े CIA के हेडक्वार्टर में हुए इस हलफ बर्दारी तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर माइक पेंस और वजीर खारजा माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। इधर अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा जल्द ही आपको नेटफ्लिक्स के टीवी शोज में नजर आ सकते हैं। दोनों ने दरअसल नेटफ्लिक्स के साथ कई सालों का समझौता किया है। इसके तहत वो नेटफ्लिक्स के साथ टीवी शो और फिल्में बनाएंगे। नेटफ्लिक्स की तरफ से यह ऐलान गुज़िश्ता रोज किया गया। खबर पाकिस्तान से, जहां पर एक बार फिर से गर्मी ने कहर बरपा रखा है और कराची में पिछले 3 दिनों में दरअसल जबरदस्त गर्मी के चलते कम से कम 65 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कराची में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसकी वजह से लोगों का बुरा हाल है। जराये के मुताबिक ईदी फाउंडेशन में 144 लोगों की लाशें लाई गई हैं, जिसमें से 65 लोगों की मौत गर्मी की चपेट में आने की वजह से बताई जा रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरनाक इबोला वायरस से मुतासिर अफ्रीकी मुल्क कांगो में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है और इस काम के लिए 6 टीमों को दरअसल कांगो भेज भी दिया गया है। आपको बता दें कि कांगो में इबोला के रोज नए केस पाए जा रहे हैं और वजीर सेहत का कहना है कि बंडाका नामी शहर में 3 मरीजों में इबोला के वायरस पाए गए, जबकि 21 मुमकिन केसेस भी दरियाफ्त किए गए हैं। इधर अमेरिका के हवाई जजीरे में पिछले कई दिनों से खिलौए आतिशफशा लगातार आग उगल रहा है और अब इस आतिशफशा से लावा भी निकल करके आसपास की सड़कों पर फैलना शुरू हो गया है। खिलौए आतिशफशा में हुए धमाके की वजह से लावा दूर दूर तक फैलना शुरू हो गया। बड़ी तादाद में लावा अब समुद्र में भी गिर रहा है। मकामी इंतजामिया ने लोगों को उस जगह से दूर रहने की हिदायत दी है जहां पर लावा जाकर के समुद्र में मिल रहा है। इसके साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।